जरदारी की तरफ से और पीएमएलएन की तरफ से, यानी मैं आपको ये बताता हूँ कि ये लोग वो हैं जिन्होंने लगातार इदारों के ऊपर अटैक किया, लेकिन आजकल बूट पॉलिश कर रहे हैं और बहुत तेज़ बूट पॉलिश कर रहे हैं, बहुत तेज़। इमरान खान का प्रॉब्लम ये है कि आइन के मुताबिक उसको इलेक्शन मिलेंगे कैसे, और उसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे मिलेंगे जहाँ पे लोग अपने वोट से फैसला करें। ख्वाजा आसिफ ने, आपको याद होगा, असम्बली में खड़े होकर कहा था कि फ़ौज के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हुए कि इन्होंने कभी कोई जंग नहीं जीती, और ये भी कहा कि फ़ौज ने हड्डियों के ऊपर से गोश्त तक नोच लिया है। जब एक चीज़ रियासत ने तय कर ली थी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कह दिया था कि भारत पहले अपनी रविश ठीक करे, उसके बाद फिर हम बैठ के बात करेंगे, तो वो भारत ने तो अपने आप को ठीक नहीं किया, बल्कि ऐसा लगा कि उन्होंने बदला लिया अभिनंदन वाले मामले का। मुझे ऐसा लगता है कि शहीद अरशद शरीफ वाला मामला इनके गले में फंस जाएगा, ये इसमें से नहीं निकल सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्लाह का। सवालात के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। तो इमरान खान ने एक बार फिर कहा है कि उनकी जान को ख़तरा है और इसमें हाजिर सर्विस ऑफिसर शामिल हैं। इस बयान के बाद शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने जो इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में बयान दिया है, इसको किस तरह देख रहे हैं? अच्छा देखें, ये अभी तो ISPR का स्टेटमेंट भी आ गया जी, और उस स्टेटमेंट के अंदर भी नापसंदीदगी का इजहार किया गया, मजम्मत की गई है, नाकाबिल कबूल करार दिया गया है, और इमरान खान साहब का नाम लेकर ये स्टेटमेंट आया कि उनका एक ऑफिसर के बारे में ये कहना ISPR को या इदारे को पसंद नहीं है, और इदारे ने मजम्मत भी किया उसके ऊपर और उसको बेबुनियाद करार भी दिया है। पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान की फ़ौजी जर्नल के ऊपर, किसी भी फ़ौजी जर्नल के ऊपर ये पहली दफ़ा इल्ज़ाम लगा है? तो ऐसा नहीं है, ये इल्ज़ामात पहले भी लगते रहे हैं। हम ज़्यादा पीछे नहीं जाते, माजी करीब में चले जाते हैं। माजी करीब में का मतलब ये है, पिछले 2-3 साल में देख लेते हैं। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के जर्नैलों पे घिनौने और भोंडे इल्ज़ामात लगाए। क्या नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी इसी तरह का रद्द अमल आया था? ऐसे ही प्रेस नोट जारी किया गया था और इसी तरह कार्रवाई की गई थी या नहीं की गई थी? मरियम नवाज़ ने हाजिर ड्यूटी फ़ौजी जर्नैलों के ऊपर संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगाए। क्या मरियम नवाज़ के ऊपर भी इसी तरह का रद्द अमल और रिएक्शन आया था या नहीं आया था? फजल रहमान ने कहा कि हम पाकिस्तान की फ़ौज का वो हाल करेंगे जो अमरीकी फ़ौज का अफ़गान तालिबान ने किया है। क्या उसके ऊपर, और वो फ़ौज को कह रहे थे, किसी एक जर्नल को या किसी एक ऑफिसर को नहीं कह रहे थे, और ना वो ये कह रहे थे किसी एक ऑफिसर से उनको कोई प्रॉब्लम है, वो ओवरऑल पूरी फ़ौज को टारगेट कर रहे थे। ख्वाजा आसिफ ने, आपको याद होगा, असम्बली में खड़े होकर कहा था कि फ़ौज के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हुए कि इन्होंने कभी कोई जंग नहीं जीती, और ये भी कहा कि फ़ौज ने हड्डियों के ऊपर से गोश्त तक नोच लिया है इस कौम की, और इस किस्म के इल्ज़ामात उन्होंने लगाए। उसके ऊपर आपने कोई रद्द अमल, कोई रिएक्शन, कोई चीज़ हमने नहीं देखी, बल्कि हमने ये देखा कि ख्वाजा आसिफ ने खुद बताया कि जनरल बाजवा ने उन्हें इलेक्शन में हारी हुई सीट जितवाई थी व्हाट्सएप पे पैगाम देने के बाद। फिर हमने फजल रहमान साहब का, मैंने बोला जरदारी साहब ने हाल ही में एक फ़ौजी जर्नल जो ऑन ड्यूटी थे उनके ऊपर तनकीद की है। इससे पहले भी वो करते रहे हैं। ईंट से ईंट भी उन्होंने बजाई इदारे की, और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान से बाहर भी चले गए। उसके ऊपर कोई इदारे का रद्द अमल आया? तो नहीं आया। अब जब इदारे का रद्द अमल उन सब के खिलाफ नहीं आया, तो यहाँ इमरान खान के खिलाफ क्यों आ रहा है? बिल्कुल बड़ा सवाल ये है। क्या कोई एलिगेशन मुख्तलिफ है? DGC थे, यानी एक विंग होता है ISI का, उसमें इरफान साहब थे, जनरल इरफान, और उनके ऊपर मरियम नवाज़ ने इल्ज़ाम लगाया था कि वो मरियम नवाज़ को कत्ल कर सकते हैं, उन्हें क्रश कर सकते हैं, और इस किस्म का एलिगेशन मरियम नवाज़ ने लगाया था। नवाज शरीफ ने भी इस बयान को दोहराया था, और नवाज शरीफ ने इसके ऊपर ना सिर्फ इल्ज़ाम लगाया बल्कि उन्होंने कहा कि यह ख़तरा मौजूद है, बारहा कहा उन्होंने। तो उसी सीट के ऊपर आज एक और ऑफिसर मौजूद है जिनका नाम फैसल नसीर है। इस मरतबा इल्ज़ाम इमरान खान साहब ने लगाया है। नशिस्त भी वही है, यानी सीट वही है, और ऑफिसर भी उसी सीट के ऊपर बैठे हैं, लेकिन बंदा चेंज है। लेकिन उस वक्त रद्द अमल नहीं आया, अभी रद्द अमल आ रहा है। इमरान खान ने जब कहा तो रद्द अमल आ रहा है। क्यों आ रहा है? इसके पीछे 3 रीज़न्स हो सकते हैं जो मुझे समझ आती है। मैं एनालिसिस कर रहा हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ। पहली तो ये वजह हो सकती है कि इमरान खान के कहने से फ़र्क पड़ जाता है या परसेप्शन बन जाती है। नवाज शरीफ, फजल रहमान, जरदारी, मरियम नवाज़, बिलावल, शहबाज शरीफ, ये सारे बोलते रहें तो शायद फ़र्क नहीं पड़ता। उनके बोलने से शायद फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए कोई रद्द अमल नहीं आता। इमरान खान के बोलने से शायद फ़र्क पड़ता है, तो इसलिए शायद रद्द अमल आता है। एक चीज़ ये है। दूसरी जो चीज़ मुझे लगती है कि शायद जो इल्ज़ामात पहले वो लोग लगा रहे थे वो दुरुस्त थे,
इदारा हो सकता है ये समझता हो कि जो इल्ज़ामात पहले लगाए गए हैं वो दुरुस्त थे, इसलिए उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया जी। और उनके ऊपर कोई इस किस्म की वजह पेश नहीं की गई। और अब जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं शायद इदारा समझता है कि ये गलत हैं, इसलिए वो रद्द अमल दे रहा है। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है। यानी 2-3 चीज़ें हैं इस तरह से जो मुझे समझ आती हैं कि क्यों रद्द अमल आता है। यानी रद्द अमल आना चाहिए तो हर स्टेटमेंट के ऊपर आना चाहिए। बिल्कुल। क्या इससे पहले अयाज सादिक ने नहीं कहा कि आर्मी चीफ गए तो उनकी टांगें कांप रही थी? और ये इंडिया वाला मामला था, ये पाकिस्तान का इंटरनल मामला भी नहीं था, अभिनंदन वाला मामला था। जी। तो इस किस्म के स्टेटमेंट या इससे ज़्यादा इंटेंसिटी के स्टेटमेंट्स पहले से आते रहे हैं। अब एक तो ये भी चीज़ की जा रही है कि इमरान खान फिर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते। तो देखिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कानूनी कार्रवाई कैसे करेंगी? आप सबसे पहले एक पेपर के ऊपर एप्लीकेशन लिख के थाने में जमा करवा देंगे जाके। बिल्कुल। और अगर वो आपकी एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट नहीं हो रही तो फिर आप कानूनी कार्रवाई का हक तो आपका खत्म हो गया वहीं पे। आपकी फर्स्ट रिपोर्ट उसको कहते हैं FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इसको FIR कहते हैं, जो आपने जाकर जमा करवानी होती है। जब आपकी पहली रिपोर्ट ही दर्ज नहीं हो रही, आप FIR नहीं करवा पा रहे, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आप कानूनी रास्ता इख्तियार करें? आपकी FIR नहीं होगी तो आप क्या करेंगे? आप शोर मचाएंगे, आप लोगों को बताएंगे मेरी FIR नहीं हो रही, मेरी जान को खतरा है। इमरान खान ने उनका यह कहना कि उनकी जान को खतरा है, इसको अब आप हवा में नहीं फेंक सकते। वो इसलिए नहीं फेंक सकते कि इससे पहले उन्होंने कहा था मेरी जान को खतरा है, मुझे ऐसे ऐसे मारा जाएगा और इस किस्म के लोग इन्वॉल्व होंगे और बाद में ये बहाना बनाया जाएगा। वही सारा कुछ हमने देखा। बिल्कुल। फिर अब वो ये कहते हैं कि दोबारा उनकी जान को खतरा है और वो अपना मजाक तक बनवा रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए कि वो इस किस्म के हिफाजती इकदाम कर रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मजाक अलग बन रहा है और इमरान खान साहब का लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनके सियासी मुखालिफिन। लेकिन इसके बावजूद वो जिंदा रहना चाहते हैं क्योंकि उनको ये पता है कि लड़ाई लड़ने के लिए उनको जिंदा रहना पड़ेगा और अगर जीतना है तो जीतने के लिए जिंदा रहना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अब इस किस्म का रद्द अमल फिर शहबाज शरीफ और जरदारी की तरफ से और PMLN की तरफ से, यानी मैं आपको ये बताता हूँ कि ये लोग वो हैं जिन्होंने लगातार इदारों के ऊपर अटैक किया, लेकिन आजकल बूट पॉलिश कर रहे हैं और बहुत तेज़ बूट पॉलिश कर रहे हैं, बहुत तेज़, बड़ी रफ्तार के साथ बूट पॉलिश कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हालात बहुत मुश्किल हैं, लोग नाराज़ हैं, तो वो चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को मना कर रखें, जितना तेज़ हो सकता है बूट पॉलिश करें। तो वो बूट पॉलिश कर रहे हैं, लेकिन इससे पब्लिक में इम्पैक्ट नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। 90 दिन का अरसा भी गुजर गया है और 14 मई को इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे, तो आपको क्या लगता है कि कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाएगा? देखें, जो कानून और आइन कहता है ना, वो तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगली तारीख दे जी, और वो ये कहे जी आपने 14 मई तक गुजार दिया। जिन लोगों की वजह से इलेक्शन 14 मई से आगे बढ़ा है या 90 रोज से आगे बढ़ा है, जो लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो पिछले महीने आ गया था। बिल्कुल। तो जिन लोगों की वजह से इलेक्शन के दिन आगे गए हैं उनको अकाउंटेबल किया जाए, उनके ऊपर केस बनाया जाए और इलेक्शन की नई डेट देकर इलेक्शन करवाया जाए। अब यही हल है, इसके अलावा और कोई नहीं है। ये है आईनी हल जी। अब अगर कोई रास्ता निकालना है तो वो सियासतदान आपस में बैठ के निकाल लें, कर लें आपस में बात। रास्ता तो निकलता हुआ मुझे अब इसलिए दिखाई नहीं दे रहा कि नवाज शरीफ साहब रीएक्टिव हो गए हैं और उन्होंने अपने सहूलतकारों को भी रीएक्टिव कर दिया है, सबको उनके वादे याद दिला रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे एक मीटिंग लाहौर में हुई है और उसमें पुलिस वाले भी मौजूद थे, दीगर लोग भी मौजूद थे और तय ये किया गया है कि एक भरपूर किस्म की इमरान खान साहब की और उनके साथियों की गिरफ्तारी की एक मुहिम चलने वाली है और एक मुश्किल वक्त दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे आएगा, उसके कारकुनों को दोबारा टेस्ट किया जाएगा। अवाम और इदारों को दोबारा सामने लाने की एक स्ट्रेटजी है जो आने वाले दिनों में मुमकिन तौर पे उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अब अगर कोई होश के नाखून ले ले तो ले ले, लड़ाई करनी है तो करके देख लें, आपके अपने लोग हैं, ये आपसे लड़ देंगे। बिल्कुल। इमरान खान ने जलसों का ऐलान कर दिया, इलेक्शन तो होते नज़र नहीं आ रहे, तो आपको क्या लगता है कि खान साहब अवाम को बाहर निकालने में कामयाब हो जाएंगे? वो तो जितनी दफ़ा भी कहते हैं लोग बाहर आ ही जाते हैं जी। इमरान खान का अब ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो इलेक्शन में वोट नहीं ले सकता या जलसे में अवाम नहीं ला सकता या लोगों को बाहर नहीं निकाल सकता या उसकी मकबूलियत का कोई प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम इमरान खान का नहीं है, ये अब PDM की जमातों का या एस्टेब्लिशमेंट का प्रॉब्लम है। इमरान खान का ये वाला प्रॉब्लम नहीं है। इमरान खान का प्रॉब्लम ये है कि आइन के मुताबिक उसको इलेक्शन मिलेंगे कैसे और उसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे मिलेंगे जहाँ पे लोग अपने वोट से फैसला करें। तो ये है इमरान खान का प्रॉब्लम, लोगों को निकालने का प्रॉब्लम नहीं है। वो जितनी दफ़ा कहेंगे उतनी दफ़ा लोग बाहर आ जाएंगे और इमरान खान को अभी अपने आप को ज़्यादा टेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। वो सिर्फ तहरीक को ज़िंदा रखने के लिए लोगों को निकालते रहते हैं। पार्लियामान की बालादस्ती पर हुकूमत बार बार आईने अदालत के लिए मुर्तकब हो रही है
आपको क्या लगता है इसमें से किसी चीज़ पर आर्टिकल 6 लग सकता है? देखिए, आर्टिकल 6 की आप बात कर रही हैं ना, एक्चुअली तो अगर एस्टेब्लिशमेंट अदलिया के पीछे खड़ी होती तो अब तक लग गया होता। बिल्कुल। अदलिया को ये सोचना पड़ेगा कि क्या उन्हें इंसाफ करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट का सहारा चाहिए होगा हमेशा, या वो एस्टेब्लिशमेंट के सहारे के बगैर भी इंसाफ कर सकते हैं। एक दफ़ा करके देखें होता है या नहीं होता। हम देखते हैं कि पाकिस्तान में आइन ताकतवर है या एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर है। हम देखते हैं पाकिस्तान में अवाम और अवाम का फैसला ताकतवर है या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और अशराफिया ताकतवर है। तो ये टेस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लिटमस टेस्ट कर सकती है, वो करके देख लें। अदलिया की आपने बात की, तो अदलिया पर मुसलसल हमले किए जा रहे हैं और जवाबन कोई ग्रैंड स्केल अदलिया तहरीक चलती देख रहे हैं? देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा तो है कि आपको अदलिया के साथ खड़े होना होगा अगर आप आइन के साथ खड़े होना चाहते हैं तो, और बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है और आइन की सरबुलंदी और आइन के साथ अदलिया खड़ी होगी और जजेस खड़े होंगे। अब ये लड़ाई जो है ना वो जजेस की है, उन्होंने फैसला दिया है, अमल दरामद नहीं हो रहा। बिल्कुल। अब उनके पास दो रास्ते हैं, या तो वो छोड़ के चले जाएं अदालतों को कि भाई खुद ही चला लो अदालतें, जब आपने अमल ही नहीं करना फैसलों के ऊपर, हमारी बात ही नहीं माननी, तो फिर अदालत को आप मानते ही नहीं है तो अदालत का वजूद ही खत्म हो गया। या तो छोड़ के चले जाएं या फिर अपना फैसला इंप्लीमेंट करवाएं, और अगर उनका फैसला इंप्लीमेंट नहीं होता तो पहली जिम्मेदारी जिनकी है कि वो बाहर निकलें और इसको लीड करें, इस तहरीक को या इस सारे मामले को, वो अदलिया की है, वकला की है और जजेस की है। अवाम उनके पीछे ना आए तो वो गिला कर सकते हैं, शिकवा कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की अवाम अपने जजेस को और वकला को एक आइन की बालादस्ती के लिए और आइन के मुताबिक पाकिस्तान को चलाने के लिए जब वो तहरीक चलाएं तो इस तहरीक में अकेला छोड़ेंगे, लोग पीछे आएंगे उनके। पिछले दिनों की अगर मैं बात करूं और स्पेसिफाई करूं, मैं 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे इस्लामाबाद प्रेस क्लब में आपने बड़ी जानदार तकरीर की और इस पे काफ़ी रिएक्शन भी मिला था आपको। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के इवेंट से शहीद अरशद शरीफ को इंसाफ मिलता है या मिलता देख रहे? देखें, हम हर जगह पे इंसाफ मांगेंगे जी, मांगते ही रहेंगे जी। मिलता है या नहीं मिलता है ये एक अलग बहस है, और इंसाफ इंशाल्लाह होगा। मैं एक बात तो कन्विक्शन के साथ आपको कह सकता हूँ और मुझे बड़ा भरोसा है इस बात पे। मुझे ऐसा लगता है कि ये रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ है ना जी, ये सारा कुछ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के जो अशराफिया जिन्होंने ये सब कुछ किया उनके गले से उतर जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शहीद अरशद शरीफ वाला मामला इनके गले में फंस जाएगा, ये इसमें से नहीं निकल सकेंगे। ये मुझे पूरा बिलीफ है और उसकी वजह भी है। उसकी वजह यह है कि आज कुछ लोग मसलहतन चुप हैं क्योंकि उनके हुक्मरानों के साथ और एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। बिल्कुल। कल जब हुकूमत तब्दील हो जाएगी तो वो लोग मसलहतन जो चुप हैं वो कल चुप नहीं रहेंगे, कल वो हमसे ज़्यादा शोर मचाएंगे और हम उनके साथ शामिल होंगे जी। तो ये लड़ाई चलती रहेगी। अरशद शरीफ इनको ले डूबेगा और जिन लोगों ने उसके लिए ज़मीन तंग की थी वो इस ज़मीन पे खुशहाल नहीं रह पाएंगे, वो तकलीफ़ में रहेंगे। उनमें से एक जो है वो बदस्तूर तकलीफ़ में है और बहुत तकलीफ़ बर्दाश्त भी कर रहा है, लेकिन अभी ये आगाज़ है, अभी और तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। बिलावल भुट्टो के दौरे भारत के हवाले से क्या कहेंगे? बिलावल को नहीं जाना चाहिए था। देखें, एक चीज़ पाकिस्तान को पता थी और भारत को हम जानते भी हैं, हमें अंदाज़ा भी है। ये जो एक रुकावट पाकिस्तान ने डाली हुई थी कि हम उनके पास जाएंगे ही नहीं जी, अभी वो आपके यहाँ पे मैच खेलने भी नहीं आ रहे जी, आपका वज़ीर ख़ारजा मुँह उठा के वहाँ चला गया जी, और उन्होंने वहाँ पे जाके जो है वो बड़ी बेरुखी का मुजाहरा किया। ये तो उन्होंने बड़ी गंदी हरकत की है। जी, एक तो देखें, अगर उन्होंने दावत दी थी, आप जब किसी मुल्क में जाते हैं तो दावत पे जाते हैं, बिल्कुल। जब उन्होंने बुलवाया था तो उनको इज्जत देनी चाहिए थी बिलावल को। वो ये ना देखते कि ये एक छोटा बच्चा है, वो ये ना देखते कि ये एक नातजुर्बाकार आदमी है, वो ये ना देखते कि ये नालायक ऐसे कोई चीज़ों का पता नहीं है या ये मरूसी सियासत की वजह से आया है। वो ये सारी चीज़ें नज़रअंदाज कर देते, वो सिर्फ ये देखते कि पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा है और उसको वहाँ पे वज़ीर ख़ारजा की तरह वेलकम करते और उसके साथ बेरुखी ना रखते। लेकिन उन्होंने बेरुखी अपनाई है और ये पूरी दुनिया में रिपोर्ट हुई है, अब इससे भाग नहीं सकते। एक तो उन्होंने मेहमान नवाजी के जो तकाजे हैं उनके ऊपर पूरा वो नहीं उतरे, इसका हमें अफसोस रहेगा और ये चीज़ हमेशा याद रहेगी। दूसरा, पाकिस्तान ने गलत फैसला किया जाने का। जब एक चीज़ रियासत ने तय कर ली थी और साबिक वज़ीर आज़म ने कह दिया था कि भारत पहले अपनी रविश ठीक करे उसके बाद फिर हम बैठ के बात करेंगे, तो वो भारत ने तो अपने आप को ठीक नहीं किया, बल्कि ऐसा लगा कि उन्होंने बदला लिया अभिनंदन वाले मामले का, बदला लिया कुलभूषण वाले मामले का, बदला लिया इंडियन क्रॉनिकल्स वाले मामले का, उन्होंने बदला लिया कश्मीर के मामला पे जो पाकिस्तान ने उनको एक्सपोज किया उस मामले का। तो ये सारी चीज़ों का अगर उन्होंने बदला लेना था, हमें आइडिया तो था ही इसका,
लेकिन हमने अपने आप को उनके सामने प्लेट में रख के पेश किया, और वो भी अपना सबसे कमज़ोर आदमी हमने भेजा जिसकी ना तैयारी थी ना तजुर्बा था। बिल्कुल। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की सनत को फ़रोग देने वालों में से है। इस हवाले से क्या कहेंगे? इंडिया से ज़्यादा तो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है कहीं पे इस पूरे रीजन के अंदर। पाकिस्तान में जो अफ़गानिस्तान से अटैक होते रहे उनके पीछे इंडिया का क्या ताल्लुक था, ये परवेज़ मुशर्रफ भी बता चुके हैं, बार बार पता चलता रहा है। इंडियन क्रॉनिकल्स को कैसे इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ये हम सब लोग जानते हैं। अभी इंडियन मीडिया कैसे रिपोर्ट कर रहा है लाहौर में, रावलपिंडी में और कराची में होने वाली टारगेट किलिंग के वाक़यात को, वो उसको अपनी कामयाबी करार दे रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर लोगों को मारा गया है, तो ये हम अच्छी तरह जानते हैं। पिछले साल 1.5 साल पहले जो वाक़या हुआ था, पूरे सबूत उसके मिले थे। जो जोहर टाउन के अंदर एक बम धमाका हुआ था कार का, वो जाकर इंडिया के साथ जुड़ता था। बेशतर पाकिस्तान के अंदर वाक़यात होते हैं जिस पे हम इंडिया को ब्लेम कर सकते हैं। तो ये ब्लेम गेम तो पाकिस्तान भी करता है और इंडिया भी करता है, और इसी से ये लोग अपनी पॉलिटिक्स करते हैं। मेरे ख्याल में असल मसले की तरफ आना चाहिए, जो मसला कश्मीर है, उसको रिजॉल्व करके दोनों मुल्क अमन के साथ रह सकते हैं। क्या ख्याल है आपका, रह सकते हैं कि नहीं? दोनों मुल्कों के पास दूसरी कोई ऑप्शन नहीं है। दोनों मुल्क गरीब हैं, पाकिस्तान तो बहुत ही गरीब हो गया। इंडिया तो फिर भी पैसे कमा लिया उन्होंने। 600 अरब की उनकी इकॉनमी है, उनके पास 600 अरब डॉलर्स हैं ज़र मुबादला के ज़खायर। हमारे पास 6 अरब डॉलर भी नहीं है टोटल जी। यानी हम अगर उनके साथ अपना मुवाजना करें अपनी तादाद में, तो हम उनसे 6-7 गुना छोटे हैं। मुल्क भी हमारा 6-7 गुना छोटा है, लेकिन अगर हम देखें इकॉनमी में तो हम उनसे 100 गुना छोटे हैं। यानी हम इतने छोटे हो गए हैं, सुकड़ के बिल्कुल 4 अरब डॉलर की हमारी वो रह गई है ज़र मुबादला के ज़खायर। तो इंडिया तो फिर भी पैसे बना गया, कुछ अमीर हो गया, पाकिस्तान नहीं हो पाया। और ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है, क्योंकि यहाँ पे करप्ट अशराफिया ने और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान को आगे जाने ही नहीं दिया। जो लोग 70-75 साल से इस मुल्क को चला रहे हैं, अगर वो अच्छे होते तो मुल्क का हाल ये होता, वो अच्छे नहीं थे तो मुल्क का हाल ये है ना। इंडिया की अगर हालत हमसे बेहतर है तो इसका मतलब है उनको बेहतर लोग मिले। तो अब दोनों मुल्कों को ये सोचना चाहिए कि दोनों मुल्कों में मिला के को 2.25 अरब लोग रहते हैं यहाँ पे, इन दोनों मुल्कों में। अगर उनकी खैर ख्वाही चाहते हैं और दोनों मुल्क जो हैं वो एटमी पावर हैं, तो दोनों को ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। लेकिन पहले जो सबसे बुनियादी मसला है हमारा कश्मीर का, उसको रिजॉल्व कर लें, उसके बाद हमारे दरमियान प्रॉब्लम नहीं होगा, आगे निकल सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।